नमस्कार, आप देख रहे हैं ज्ञानशाला न्यूज अपडेट। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में प्रचलन के लिए मॉडल किराएदारी अधिनियम को मंजूरी दे दी है। मॉडल कानून एक आदर्श कानून होता है जिसके अनुसार राज्यों को अपने कानून बनाने होते हैं। यह मॉडल कानून राज्यों के लिए बाध्यकारी नहीं है, लेकिन केंद्र की राज्यों से अपेक्षा है कि वे मॉडल कानून के अनुरूप नए किराएदारी कानून बना लें या फिर अपने मौजूदा किराएदारी कानूनों में संशोधन कर लें। इस अधिनियम का मकसद किराएदारों एवं मकान मालिकों के हितों में संतुलन लाना, इस क्षेत्र का औपचारीकरण करना है। मॉडल कानून के अनुसार शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में बिना लिखित समझौते के संपत्ति को किराए पर देना अवैध है। मॉडल अधिनियम किराए को विनियमित करने के लिए प्रत्येक जिले में किराया प्राधिकरण स्थापित करने का प्रावधान करती है। किराया प्राधिकरण मकान मालिकों और किराएदारों के हितों की रक्षा करेगा। यह मकान मालिक तथा किराएदार के बीच विवादों का समाधान भी करेगा। अधिनियम सिक्योरिटी राशि पर कैप लगाता है। मॉडल अधिनियम के अनुसार मकान मालिक मनमाना सिक्योरिटी राशि नहीं ले सकते। आवासीय परिसर के मामले में यह अधिकतम 2 महीने का और गैर आवासीय परिसर जैसे दुकान आदि के मामले में अधिकतम 6 महीने के किराए के बराबर सिक्योरिटी राशि ली जा सकती है। अनुबंध में उल्लिखित नियमों और शर्तों के अनुसार किराए को संशोधित किया जा सकता है। यदि ऐसा कोई समझौता नहीं है तो मकान मालिक किराएदार को संशोधित किराए की देय तिथि से 3 महीने पहले लिखित में नोटिस देगा। यदि किराएदार किराएदारी की अवधि की समाप्ति या किराएदारी की समाप्ति पर परिसर खाली करने में विफल रहता है तो मकान मालिक अगले 2 महीने के लिए मासिक किराए को 2 गुना और उसके बाद 4 गुना करने का पूरा हकदार है। मकान मालिक या संपत्ति प्रबंधक कुछ शर्तों के तहत किराए के परिसर में प्रवेश कर सकते हैं, जैसे उसे प्रवेश के समय से कम 24 घंटे पहले किराएदार को लिखित रूप में या इलेक्ट्रॉनिक मोड के माध्यम से नोटिस देने की आवश्यकता होगी। नीति आयोग ने एसडीजी भारत सूचकांक 2020-21 की रिपोर्ट जारी कर दी है। इस वर्ष एसडीजी भारत सूचकांक का तीसरा संस्करण जारी किया गया। एसडीजी सूचकांक सामाजिक, आर्थिक और पर्यावरणीय मापदंडों पर राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की प्रगति का मूल्यांकन करता है। इसके तहत राज्यों अथवा केंद्र शासित प्रदेश को 0 से 100 के बीच अंक प्रदान किए जाते हैं। 100 अंक का मतलब हुआ कि 2030 के लिए निर्धारित सतत विकास लक्ष्यों को राज्य ने प्राप्त कर दिया है। वहीं स्कोर जितना कम होगा, राज्य सतत विकास लक्ष्य से उतना ही दूर है। इस वर्ष रिपोर्ट में 75 अंकों के साथ शीर्ष स्थान पर केरल रहा। केरल के बाद हिमाचल प्रदेश और तमिलनाडु का स्थान रहा। दोनों को 74 अंक प्राप्त हुए। इस साल के एसडीजी भारत सूचकांक में 52 अंकों के साथ बिहार सबसे खराब प्रदर्शन करने वाला राज्य है। इसके बाद झारखंड और असम का स्थान है। रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2020 में भारत में स्वच्छ ऊर्जा, शहरी विकास और स्वास्थ्य से संबंधित सतत विकास लक्ष्यों में पर्याप्त सुधार हुआ है, लेकिन उद्योग, नवाचार, आधारभूत ढांचा और आर्थिक विकास से संबंधित सतत विकास लक्ष्यों में गिरावट देखने को मिली है। विश्व स्वास्थ्य सभा के 74वें सत्र में संयुक्त अरब अमीरात ने 30 जनवरी को विश्व उपेक्षित उष्ण कटिबंधीय रोग दिवस घोषित करने के लिए प्रस्ताव प्रस्तुत किया। इस प्रस्ताव को सदस्यों ने सर्वसम्मति से स्वीकार कर लिया है। विश्व उपेक्षित उष्ण कटिबंधीय रोग दिवस के लिए 30 जनवरी का दिन इसलिए चुना गया क्योंकि इसी दिन वर्ष 2012 में उपेक्षित उष्ण कटिबंधीय रोगों पर लंदन घोषणा लागू की गई थी। पिछले वर्ष 30 जनवरी को ही अनौपचारिक रूप से पहला विश्व उपेक्षित उष्ण कटिबंधीय रोग दिवस मनाया गया था। इस प्रस्ताव के बाद अब इसे औपचारिक मान्यता भी मिल गई है। विश्व उपेक्षित उष्ण कटिबंधीय रोग उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में जहां लोगों के पास स्वच्छ पानी या मानव अपशिष्ट के निपटान के सुरक्षित तरीकों तक पहुंच नहीं है, सामान्य घटना है। गरीबी से संबंधित होने के कारण आमतौर पर कैंसर, HIV, एड्स और मलेरिया जैसी बीमारियों की तुलना में विश्व उपेक्षित उष्ण कटिबंधीय रोगों के अनुसंधान और उपचार के लिए बहुत कम धन खर्च किया जाता है। खाज खुजली, याज, ट्रेकोमा, कालाजार, चागास आदि उपेक्षित उष्ण कटिबंधीय रोगों यानी कि NTDs के कुछ उदाहरण हैं। रक्षा मंत्रालय ने
स्वदेशीकरण को बढ़ावा देने के लिए 108 वस्तुओं की दूसरी नकारात्मक आयात सूची यानी कि नेगेटिव इंपोर्ट लिस्ट जारी की है। इसका मतलब हुआ कि अब इन वस्तुओं का आयात नहीं किया जाएगा, बल्कि इसकी खरीद स्वदेशी स्रोतों से ही की जाएगी। अब इस नई सूची में शामिल कुल वस्तुओं की संख्या 209 हो गई है। बताते चलें कि अब नकारात्मक आयात सूची का नाम परिवर्तित कर सकारात्मक स्वदेशीकरण सूची कर दिया गया। इससे स्वदेशी रक्षा उद्योग को बढ़ावा मिलेगा तथा रक्षा क्षेत्र में आयातित वस्तुओं पर निर्भरता कम होगी। बताते चलें कि स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट के अनुसार भारत ने 2014 और 2019 के बीच 16.75 बिलियन अमेरिकी डॉलर की रक्षा संबंधी वस्तुओं का आयात किया था और इस अवधि के लिए विश्व में दूसरा सबसे बड़ा आयातक देश था। वरिष्ठ नागरिक जो अकेले रहते हैं उनके लिए सुरक्षा और स्वास्थ्य संबंधी आपातकालीन स्थिति की संभावना अधिक होती है। इसी को ध्यान में रखते हुए केरल सरकार ने वर्ष 2018 में बेल ऑफ फेथ योजना शुरू की। इस योजना के तहत बुजुर्ग नागरिक जो अकेले रहते हैं कि घरों में वायरलेस अलार्म लगाया गया है, जिससे आपातकालीन स्थिति में वो अपने पड़ोसियों को मदद के लिए बुला सकें। वर्ष 2018 में इसे केवल शहरी इलाकों में शुरू किया गया था। अब इस योजना को गांव में भी लागू किया गया है। लिथुआनिया ने चीन की अगुवाई वाले ईस्टर्न यूरोपीय ब्लॉक 17+1 को छोड़ दिया है। इस ब्लॉक को CEEC कहा जाता है। लिथुआनिया के अनुसार यह 17+1 प्रारूप एक विभाजनकारी मंच में परिवर्तित हो चुका है, इसलिए इससे अलग हो जाना ही उचित है। लिथुआनिया ने इस बात से भी इनकार किया कि उसने यह फैसला अमेरिकी दबाव के कारण लिया। मध्य एवं पूर्वी यूरोप के सदस्य देशों तथा बीजिंग के मध्य व्यापार और निवेश बढ़ाने के उद्देश्य से चीन ने वर्ष 2012 में कोऑपरेशन बिटवीन चाइना एंड सेंट्रल एंड ईस्टर्न यूरोप कंट्रीज नामक ग्रुप बनाया था। इसे ही CEC या फिर 17+1 ब्लॉक कहा जाता है। चीन के अलावा इस ग्रुप में अल्बानिया, बोस्निया एवं हर्जेगोविना, बुल्गारिया, क्रोएशिया, चेक गणराज्य, एस्टोनिया, ग्रीस, हंगरी, लातविया, स्लोवाकिया, स्लोवेनिया, मोंटेनीग्रो, पोलैंड, रोमानिया, सर्बिया और नॉर्थ मैसिडोनिया शामिल हैं। लिथुआनिया एवं चीन के संबंध खराब होने के कई कारण हैं। वर्ष 2019 में लिथुआनिया के विदेश विभाग की एक रिपोर्ट में कहा गया था कि चीन इस संगठन के जरिए पूर्वी यूरोपीय देशों में जासूसी कर रहा है। यूरोप के कई देश चीन में उइगर मुस्लिमों की खराब हालात और उन्हें टॉर्चर किए जाने का सवाल उठाते रहे हैं। चीन के इस रवैये के खिलाफ लिथुआनिया भी आवाज उठा चुका है। पिछले साल लिथुआनिया सरकार ने ताइवान के साथ ट्रेड रिलेशंस बढ़ाने का फैसला किया था। चीन ने इसका विरोध किया था क्योंकि चीन ताइवान को अपना हिस्सा मानता है। चीन ने कुछ यूरोपीय राजनेताओं और शिक्षाविदों के खिलाफ देश में प्रवेश करने संबंधी तथा अन्य प्रतिबंध लगाने का फैसला किया है, जिसका प्रभाव चीन और यूरोपीय संघ के देशों पर पड़ा है। सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश अरुण कुमार मिश्रा राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग NHRC के नए अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के नए अध्यक्ष की नियुक्ति एक 6 सदस्यीय चयन समिति करती है, जिसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। गृह मंत्री, राज्यसभा के उपसभापति, लोकसभा अध्यक्ष और संसद के दोनों सदन के विपक्ष के नेता चयन समिति के अन्य सदस्य होते हैं। मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के प्रावधानों के तहत वर्ष 1993 में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन किया गया था। आयोग में अध्यक्ष और 4 सदस्य होते हैं, जिनका कार्यकाल 5 वर्ष या 70 वर्ष की उम्र पूरी होने तक होता है। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT रोपड़ ने अत्याधुनिक इंटरनेट ऑफ थिंग्स डिवाइस MB-Tech का विकास किया है, जो खराब होने वाले उत्पादों, टीकों, स्पर्म और यहां तक कि शरीर के अंगों व रक्त के संचार के दौरान उनके आसपास का रियल टाइम तापमान दर्ज करता है। एक बार चार्ज हो जाने के बाद यह डिवाइस 90 दिनों तक -40 से 80 डिग्री सेंटीग्रेड तक के वातावरण में निरंतर तापमान दर्ज करता रहता है। वर्तमान में बाजार में उपलब्ध इस तरह की डिवाइस सिर्फ 30 से 60 दिनों तक की अवधि के लिए तापमान दर्ज करती है। उत्पाद के खराब होने और उसके तापमान के परिवर्तन में गहरा संबंध है। एक निश्चित तापमान को बनाए रखकर हम किसी विशेष वस्तु को लंबे समय तक खराब होने से बचा सकते हैं। यहीं पर MB-Tech की उपयोगिता है। कोल्ड चेन प्रबंधन में यह तापमान निगरानी डिवाइस बहुत उपयोगी है। मध्य प्रदेश की सरकार ने अंकुर नाम की योजना शुरू की है, जिसके तहत नागरिकों को मानसून के दौरान पेड़ लगाने के लिए सम्मानित किया जाएगा। प्रतिभागियों को पौधा लगाते समय एक तस्वीर अपलोड करनी होगी और फिर 30 दिनों तक पौधे की देखभाल करने के बाद दूसरी तस्वीर अपलोड करनी होगी।
उसके बाद प्रत्येक जिले से विजेताओं का चयन सत्यापन के बाद किया जाएगा। सत्यापन के बाद इस पहल में भाग लेने वाले नागरिकों को कार्यक्रम में जन भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए प्राणवायु पुरस्कार दिया जाएगा। भारतीय किसान उर्वरक सहकारी लिमिटेड यानी कि इफ्को ने विश्व का पहला नैनो यूरिया उर्वरक तैयार किया है। स्वदेशी रूप से विकसित नैनो यूरिया तरल स्वरूप में है, इसलिए इसे नैनो लिक्विड यूरिया उर्वरक कहा जा रहा है। यह पारंपरिक यूरिया की तुलना में सस्ता और अधिक प्रभावी है। नैनो यूरिया पारंपरिक यूरिया की आवश्यकता को न्यूनतम 50% तक कम कर सकता है। पौधों को नाइट्रोजन पहुंचाने में परंपरागत यूरिया की प्रभावशीलता जहां 30 से 40% है, वहीं नैनो लिक्विड यूरिया की प्रभावशीलता 80% से भी अधिक है। विश्व पर्यावरण दिवस यानी 5 जून को असम सरकार ने विविध वन्य जीवों से समृद्ध रायमोना पार्क को राज्य के 6ठे राष्ट्रीय उद्यान के रूप में अधिसूचित किया है। रायमोना नेशनल पार्क असम के कोकराझार जिले में स्थित है। इसी के साथ भारत में कुल 105 अधिसूचित नेशनल पार्क हो गए हैं। असम के अन्य 5 नेशनल पार्क काजीरंगा, मानस, नामेरी, ओरंग और डिब्रू सैखोवा हैं। इनमें से 2 काजीरंगा और मानस यूनेस्को के विश्व विरासत स्थल के रूप में शामिल हैं। इसके अलावा असम के देहिंग पटकाई को राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा देने के लिए भी काम चल रहा है। देहिंग पटकाई पूर्वी असम के डिब्रूगढ़ और तिनसुकिया जिलों में स्थित है। रायमोना नेशनल पार्क में कई प्रकार के वन्यजीव हैं, जिनमें गोल्डन लंगूर, एशियाई हाथी, बाघ, भारतीय गौर, जंगली भैंस, चित्तीदार हिरण, हॉर्नबिल आदि शामिल हैं। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत राज्य सरकार जैव विविधता एवं प्राकृतिक भौगोलिक रूप से महत्वपूर्ण किसी क्षेत्र को नेशनल पार्क घोषित कर सकती है। बिना अनुमति के कोई भी मानवीय गतिविधियां इस क्षेत्र में नहीं की जा सकती। भारत ने यूनाइटेड किंगडम के साथ मिलकर औद्योगिक ऊर्जा दक्षता को प्रोत्साहन देने के लिए नए वर्क स्ट्रीम की शुरुआत की है। ये वर्क स्ट्रीम इंडस्ट्रियल डीप डीकार्बोनाइजेशन इनिशिएटिव के तहत शुरू किया गया है। इंडस्ट्रियल डीप डीकार्बोनाइजेशन इनिशिएटिव क्लीन एनर्जी मिनिस्ट्रियल की एक पहल है, जो निम्न कार्बन वाली औद्योगिक सामग्री की मांग को प्रोत्साहित करने के लिए कार्य करता है। इस पहल से विश्व के बहुत से सरकारी और निजी संगठन जुड़े हैं। बताते चलें कि क्लीन एनर्जी मिनिस्ट्रियल की स्थापना दिसंबर 2009 में कोपेनहेगन में आयोजित जलवायु परिवर्तन सम्मेलन में की गई थी। क्लीन एनर्जी मिनिस्ट्रियल स्वच्छ ऊर्जा प्रौद्योगिकी को आगे बढ़ाने वाली नीतियों और कार्यक्रमों को बढ़ावा देने वाला एक उच्च स्तरीय वैश्विक मंच है। भारत सहित 29 देश CEM का हिस्सा हैं। सैटेलाइट कम्युनिकेशन कंपनी वनवेब ने पृथ्वी की निचली कक्षा में 36 और उपग्रहों को प्रक्षेपित किया है। इसके साथ ही पृथ्वी की निचली कक्षा में वनवेब के कुल उपग्रहों की संख्या 218 हो गई है। बताते चलें कि वनवेब कंपनी कुल 648 उपग्रहों को पृथ्वी की निचली कक्षा में स्थापित करेगी। वनवेब में भारतीय एयरटेल की भी हिस्सेदारी है। वनवेब का उद्देश्य यूनाइटेड किंगडम, अलास्का, उत्तरी यूरोप, ग्रीनलैंड, आर्कटिक समुद्र और कनाडा समेत वैश्विक स्तर पर सैटेलाइट आधारित ब्रॉडबैंड इंटरनेट सेवा उपलब्ध करवाना है। वनवेब ने इस कार्यक्रम को 5 to 50 सर्विस का नाम दिया है। लियो उपग्रह पृथ्वी से लगभग 500 किलोमीटर से 2000 किलोमीटर की दूरी पर स्थित होते हैं। पृथ्वी के नजदीक परिक्रमण करने के कारण लियो उपग्रह प्रणाली भूस्थैतिक उपग्रह प्रणालियों की तुलना में सशक्त सिग्नल और तेज गति प्रदान करने में सक्षम होते हैं। पृथ्वी की निचली कक्षा में स्थापित उपग्रह बहुत तीव्र गति से पृथ्वी का चक्कर लगाते हैं और 1.5 से 2 घंटे में पृथ्वी का एक चक्कर पूरा कर लेते हैं। नतीजतन पृथ्वी की निचली कक्षा में स्थापित उपग्रह पृथ्वी पर स्थापित ट्रांसमीटर के साथ बहुत कम समय के लिए संपर्क स्थापित कर पाता है। इसलिए इंटरनेट या संचार सुविधाओं की अबाध आपूर्ति के लिए उपग्रहों के एक विशाल बेड़े की आवश्यकता होती है। यही कारण है कि 5 to 50 सर्विस के लिए 648 उपग्रहों को प्रक्षेपित किया जा रहा है। ज्यादातर वैज्ञानिक पृथ्वी की निचली कक्षा में स्थापित उपग्रह आधारित इंटरनेट सेवा को उचित नहीं मानते, क्योंकि इससे अंतरिक्ष मलबा तेजी से बढ़ेगा। वृद्धजनों के कल्याण के लिए केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय ने सीनियर केयर एजिंग ग्रोथ इंजन यानी कि सेज कार्यक्रम और पोर्टल लॉन्च किया है। सेज पोर्टल बुजुर्गों की देखभाल में इस्तेमाल होने वाले उत्पादों और सेवाओं को प्रदान करने वाला वन स्टॉप एक्सेस होगा। सेज कार्यक्रम बुजुर्गों के लिए स्टार्टअप पर अधिकार प्राप्त विशेषज्ञ समिति रिपोर्ट की सिफारिशों पर बनाई गई है। सेज के तहत चुने गए स्टार्टअप स्वास्थ्य, यात्रा, वित्त, कानूनी,
आवास, भोजन जैसी विभिन्न क्षेत्रों में बुजुर्ग व्यक्तियों को नए अभिनव उत्पाद और सेवाएं प्रदान करेंगे। समिति के परामर्श के अनुसार सेज के तहत चयनित स्टार्टअप को 1 करोड़ रुपए तक दिए जाएंगे। ओलावृष्टि से फसल को खराब होने से बचाने के लिए हिमाचल प्रदेश सरकार स्वदेशी रूप से विकसित एंटी हेल गन अर्थात ओलावृष्टि रोधी बंदूक के उपयोग का परीक्षण करेगी। हालांकि अब भी हिमाचल प्रदेश सरकार एंटी हेल गन का उपयोग करती है, लेकिन ये सभी आयातित गन हैं। स्वदेशी एंटी हेल गन का उपयोग पहली बार होगा। इन एंटी हेल गन को आईआईटी बॉम्बे ने डॉक्टर वाई.एस. परमार बागवानी और वानिकी विश्वविद्यालय नौनी के सहयोग से स्वदेशी रूप से विकसित किया है। यह एंटी हेल गन आयातित गन की तुलना में काफी सस्ते हैं। एंटी हेल गन कई मीटर ऊंचे आकाश की ओर खुलने वाली एक लंबी और संकीर्ण शंक्वाकार नली युक्त मशीन होती है, जिसमें एसिटिलीन गैस और हवा का विस्फोटक मिश्रण भरकर दागा जाता है, जिसके कारण शॉक वेव्स निकलती हैं। शॉक वेव्स बादलों में जल बूंदों को ओलों में बदलने से रोक देती है। इस कारण ओलावृष्टि को रोककर फसलों के नुकसान को बचाया जा सकता है। बताते चलें, ओलों का निर्माण कपासी वर्षा मेघों से होता है। कपासी वर्षा मेघ दूर दूर तक फैले घने काले बादल होते हैं। इन बादलों में गरज के साथ बिजली चमकने की घटना सामान्य है। रक्षा अधिग्रहण परिषद परियोजना 75I के तहत 6 पारंपरिक पनडुब्बियों के विकास की मंजूरी दे दी है। इन पनडुब्बियों का निर्माण रणनीतिक साझेदारी मॉडल के तहत किया जाएगा। सामरिक भागीदारी मॉडल रक्षा खरीद प्रक्रिया का एक हिस्सा है। चीन के बढ़ते नौसैनिक कौशल के साथ अंतर को कम करने के उद्देश्य से यह निर्णय लिया गया है। परियोजना के तहत निर्मित पहली पनडुब्बी की आपूर्ति 2030 तक होने की संभावना है। रणनीतिक साझेदारी मॉडल का उद्देश्य विश्व की बड़ी कंपनियों के साथ मिलकर नई पीढ़ी की हथियार प्रणालियों के उत्पादन में भारतीय निजी क्षेत्र की भूमिका को बढ़ावा देना है। इजराइल और फिलिस्तीनी क्षेत्र के तटीय भाग गाजा पट्टी के बीच हालिया संघर्ष की पृष्ठभूमि में मानवाधिकार परिषद में इंश्योरिंग रिस्पेक्ट फॉर इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स लॉ एंड ह्यूमैनिटेरियन लॉ इन ऑक्यूपाइड पैलेस्टीनियन टेरिटरी इंक्लूडिंग ईस्ट जेरूसलम एंड इन इजराइल शीर्षक से एक प्रस्ताव लाया गया था। इस प्रस्ताव पर होने वाले मतदान में भारत ने भाग नहीं लिया। 24 सदस्य देशों ने इस प्रस्ताव के पक्ष में मतदान किया। 9 सदस्यों ने प्रस्ताव के खिलाफ मतदान किया और भारत समेत 14 सदस्य देशों ने मतदान में भाग नहीं लिया। इस प्रस्ताव के पारित होने के बाद इजराइल द्वारा अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का उल्लंघन किए जाने की जांच करने हेतु एक स्वतंत्र जांच आयोग की स्थापना की जाएगी। फिलिस्तीन ने देशों के तटस्थ रहने की आलोचना की और कहा है कि इस तरह से मतदान में भाग नहीं लेने से सभी लोगों के मानवाधिकारों का दमन होता है। विश्व बैंक ने ग्लेशियर्स ऑफ द हिमालयाज, क्लाइमेट चेंज, ब्लैक कार्बन एंड रीजनल रेसिलियंस शीर्षक से एक रिपोर्ट जारी की है। रिपोर्ट ब्लैक कार्बन के कारण ग्लेशियर के पिघलने की घटना का अध्ययन करती है। इस अध्ययन के लिए हिमालय, काराकोरम और हिंदुकुश पर्वत श्रृंखलाओं को चुना गया। बताते चलें कि ब्लैक कार्बन एक अल्पकालिक जलवायु प्रदूषक है। यह कार्बन डाइऑक्साइड के बाद ग्रह को गर्म करने में दूसरा सबसे बड़ा योगदान करता है। ब्लैक कार्बन शीघ्रता से साफ हो जाता है और यदि इसका उत्सर्जन बंद कर दिया जाए तो इसे वातावरण से समाप्त किया जा सकता है। यह सौर ऊर्जा को अवशोषित करता है और वातावरण को गर्म करता है। जब यह वर्षा के साथ पृथ्वी पर गिरता है तो यह बर्फ और ग्लेशियर की सतह को काला कर देता है। इस प्रकार उनके अल्बेडो को कम कर देता है और बर्फ को गर्म करता है, जिसके परिणाम स्वरूप तेजी से हिमनद पिघलते हैं। रिपोर्ट के अनुसार दक्षिण एशियाई देश वर्तमान में व्यवहार्य नई नीतियों को लागू करके इसमें अतिरिक्त 50% की कमी की जा सकती है। रिपोर्ट कहती है कि हिमालय, काराकोरम और हिंदुकुश पर्वत श्रृंखलाओं के ग्लेशियर वैश्विक औसत की तुलना में तेजी से पिघल रहे हैं। साथ ही सभी मौजूदा उपायों के बावजूद 2040 तक ग्लेशियर के पिघलने की मात्रा बढ़ती जाएगी, जिसका प्रभाव निचले हिस्से में रहने वाले समुदायों पर पड़ेगा। संविदा या परामर्श के आधार पर किसी सेवानिवृत्त अधिकारी को नियुक्त करने से पहले केंद्रीय सतर्कता आयोग ने सतर्कता मंजूरी प्राप्त करने की एक निश्चित प्रक्रिया निर्धारित की है। इसके बाद सभी संस्थानों के लिए सेवानिवृत्त अधिकारी को नियुक्त करने के संदर्भ में एक समान प्रक्रिया हो जाएगी, जिससे अनावश्यक शिकायतों में कमी आएगी और सतर्कता मंजूरी की निश्चित प्रक्रिया के कारण दागी अतीत वाले अधिकारियों की नियुक्ति से भी बचा जा सकता है। उल्लेखनीय है कि केंद्रीय सतर्कता आयोग यानी कि सीवीसी की स्थापना फरवरी 1964 में सरकार द्वारा के संथानम की अध्यक्षता वाली भ्रष्टाचार निवारण समिति की सिफारिशों के आधार पर की गई थी। सितंबर 2003 में पारित एक कानून से इसे वैधानिक दर्जा दिया गया।
इसका प्रमुख काम भ्रष्टाचार की रोकथाम है। केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने राज्यों को अब से महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम योजना के अंतर्गत दिए जाने वाले वेतन भुगतान को अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य जातियों के लिए अलग अलग श्रेणियों में विभाजित करने के लिए कहा है। अभी तक मनरेगा योजना के तहत मजदूरी के लिए केवल एक प्रणाली है। वेतन भुगतान को श्रेणियों में विभाजित करने का उद्देश्य अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों को प्राप्त होने वाले लाभों का आकलन करना है। लेकिन वेतन भुगतान को श्रेणियों में विभाजित करने से भुगतान प्रणाली के जटिल होने की संभावना है। कुछ विद्वानों का मानना है कि इससे भुगतान में देरी भी होगी। हालांकि वित्त मंत्रालय ने भुगतान को समय पर करवाने का आश्वासन दिया है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के बीड मॉडल के राज्यव्यापी कार्यान्वयन कराए जाने का अनुरोध किया है। बीड महाराष्ट्र का सूखाग्रस्त जिला है। यहाँ के किसानों की फसलें बार बार या तो बारिश की कमी या बहुत अधिक बारिश के कारण बर्बाद हो जाती हैं। इस कारण बीमा कंपनियों को अत्यधिक मुआवजे के भुगतान के चलते लगातार घाटा हो रहा था। इसके अलावा राज्य सरकार को भी बीड में योजना को लागू करने के लिए निविदाएं प्राप्त करने में मुश्किल हो रही थी। इस कारण महाराष्ट्र सरकार ने जिले के लिए फसल बीमा दिशा निर्देशों को संशोधित करने का निर्णय लिया और बीड का ये नया मॉडल लेकर आई। इस मॉडल के तहत बीमा कंपनी एकत्रित प्रीमियम का 110% कवर प्रदान करती है। यदि मुआवजे की राशि 110% से अधिक है तो राज्य सरकार शेष राशि का भुगतान करेगी। लेकिन यदि मुआवजा एकत्र किए गए प्रीमियम से कम है तो बीमा कंपनी राशि का 20% हैंडलिंग शुल्क के रूप में रखेगी और बाकी राज्य सरकार को लौटा देगी। एक सामान्य मौसम में जो किसान न्यूनतम नुकसान की रिपोर्टिंग करते हैं, राज्य सरकार को प्रीमियम का बड़ा हिस्सा वापस मिल जाता है, जिसका उपयोग अगले वर्ष के निधियन के लिए किया जा सकता है। हालांकि चरम मौसम के कारण हुए अधिक नुकसान की दशा में राज्य सरकार पर वित्तीय दायित्व बढ़ जाएगा। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना वर्ष 2016 में कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा शुरू की गई थी। इसका उद्देश्य फसल के नुकसान से होने वाले आर्थिक हानि से किसान को बचाना है। इसके तहत खाद्य, तिलहन और वार्षिक, वाणिज्यिक व बागवानी फसलों को कवर किया जाता है। इस योजना के तहत खरीफ फसलों के लिए 2%, रबी की फसलों के लिए 1.5% और वाणिज्यिक व बागवानी फसलों के लिए 5% प्रीमियम निर्धारित है। नीति आयोग और पीरामल फाउंडेशन ने 112 आकांक्षी जिलों में सुरक्षित हम सुरक्षित तुम अभियान शुरू किया। इस अभियान का उद्देश्य एसिम्प्टोमेटिक या हल्के लक्षणों वाले कोविड-19 रोगियों को घरेलू देखभाल सहायता प्रदान करने में जिला प्रशासन की सहायता करना है। रासायनिक हथियार निषेध संगठन ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद को सूचित किया है कि 17 मामले ऐसे हैं जहां सीरिया ने निश्चित ही रासायनिक हथियारों का प्रयोग किया है या जहां सीरिया द्वारा रासायनिक हथियारों के प्रयोग किए जाने की संभावना बहुत अधिक है। रासायनिक हथियार निषेध संगठन अर्थात ऑर्गेनाइजेशन फॉर प्रोहिबिशन ऑफ केमिकल वेपन्स संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा समर्थित एक स्वतंत्र और एक अंतर सरकारी संगठन है। यह संस्था दुनिया भर में रासायनिक हथियारों को नष्ट करने और उनकी रोकथाम करने के लिए काम करती है। 29 अप्रैल 1997 को गठित रासायनिक हथियार निषेध संगठन का मुख्यालय नीदरलैंड के हेग में स्थित है। इसके कुल 193 सदस्य हैं। विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने प्राणवायु देवता पेंशन योजना का शुभारंभ किया। इस योजना के तहत राज्य सरकार ने उन सभी पेड़ों को सम्मानित करने की पहल की है जो 75 वर्ष और उससे अधिक आयु के हैं और जिन्होंने जीवन भर ऑक्सीजन का उत्पादन करके, प्रदूषण कम करके, छाया आदि प्रदान करके मानवता की सेवा की है। राज्य भर में ऐसे पेड़ों की पहचान की जाएगी और स्थानीय लोगों को इस योजना में शामिल करके इन पेड़ों की देखभाल की जाएगी। प्राणवायु देवता के नाम से 75 साल से ऊपर के वृक्ष के रखरखाव के लिए 2500 रुपए प्रतिवर्ष पेंशन दी जाएगी और इस पेंशन में भी बुढ़ापा सम्मान पेंशन के अनुसार हर वर्ष बढ़ोतरी होगी। प्राणवायु देवता पेंशन योजना एक अनूठी और भारत में अपनी तरह की पहली योजना होगी। अल साल्वाडोर ने बिटकॉइन को कानूनी मान्यता दे दी है। इसका मतलब है कोई व्यक्ति इस देश में वस्तु और सेवाओं का भुगतान बिटकॉइन में करना चाहता है तो इसे स्वीकार करना होगा। बिटकॉइन के माध्यम से कोई व्यक्ति कर का भुगतान भी कर सकता है। वहां की सरकार ने स्पष्ट किया है कि अल साल्वाडोर में राष्ट्रीय मुद्रा के रूप में बिटकॉइन के साथ अमेरिकी डॉलर का प्रसार जारी रहेगा। अल साल्वाडोर की 2001 के बाद से अपनी मौद्रिक नीति नहीं है। वर्ष 2001 में अल साल्वाडोर ने अमेरिकी डॉलर को आधिकारिक मुद्रा के रूप में अपना लिया था। इक्वाडोर और पनामा के साथ
अल सल्वाडोर वर्तमान में लैटिन अमेरिका के 3 देशों में से एक है जिसके पास अपनी कोई मुद्रा नहीं है। तीनों देश डॉलर में विनिमय करते हैं। अल सल्वाडोर में रेमिटेंस देश के सकल घरेलू उत्पाद का लगभग 20% है। हालांकि रेमिटेंस का एक बड़ा हिस्सा बिचौलियों को फीस देने में समाप्त हो जाता है। बिटकॉइन अपनाने से रेमिटेंस सस्ता और इसका प्रवाह तेज होगा। अल सल्वाडोर की अपनी कोई मुद्रा नहीं, ये डॉलर विनिमय करता है। इसलिए अमेरिकी सरकार और फेडरल रिजर्व के राजकोषीय और मौद्रिक निर्णयों का अल सल्वाडोर पर जबरदस्त प्रभाव पड़ता है। बिटकॉइन को अपनाने से अल सल्वाडोर को कुछ हद तक मौद्रिक स्वतंत्रता मिल सकती है। अल सल्वाडोर की लगभग 70% आबादी के पास बैंक खाता नहीं है और वो अनौपचारिक अर्थव्यवस्था पर निर्भर है। इसलिए बिटकॉइन अल सल्वाडोर में वित्तीय समावेशन को बढ़ाने में मदद कर सकता है। एक केंद्रीय नियामक प्राधिकरण की अनुपस्थिति में बिटकॉइन को वैध बनाने से धोखाधड़ी और मनी लॉन्ड्रिंग में बढ़ोतरी होना निश्चित है। साथ ही अस्थिरता की संभावना भी बहुत अधिक होगी। नीति आयोग और रॉकी माउंटेन इंस्टीट्यूट ने फास्ट ट्रैकिंग फ्रेट इन इंडिया अ रोड मैप फॉर क्लीन एंड कॉस्ट इफेक्टिव गुड्स ट्रांसपोर्ट शीर्षक से एक रिपोर्ट जारी की है। इस रिपोर्ट के मुख्य उद्देश्य हैं भारत में एक लागत प्रभावी, स्वच्छ और अनुकूलित माल परिवहन प्रणाली के लिए एक सुसंगत दृष्टि स्थापित करना, माल ढुलाई प्रणाली के आर्थिक, पर्यावरणीय और सार्वजनिक स्वास्थ्य लाभों की मात्रा निर्धारित करना, तकनीकी, आर्थिक रूप से व्यवहार्य समाधान जो सामूहिक रूप से उन लाभों को प्रदान करे। उल्लेखनीय है कि वर्तमान में भारत के जीडीपी में लॉजिस्टिक्स क्षेत्र की हिस्सेदारी 5% है। इस क्षेत्र में लगभग 2.2 करोड़ लोग कार्यरत हैं। रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2050 तक भारत की माल ढुलाई गतिविधि 5 गुना बढ़ जाएगी और लगभग 40 करोड़ नागरिक गांव से शहरों में प्रवास करेंगे। इसलिए लॉजिस्टिक्स क्षेत्र प्रणाली में व्यापक परिवर्तन की जरूरत है। रेल आधारित परिवहन का हिस्सा बढ़ाकर लॉजिस्टिक्स और सप्लाई चेन का ऑप्टिमाइजेशन कर और इलेक्ट्रिक तथा अन्य स्वच्छ ईंधन वाले वाहनों को अपनाकर हम भविष्य में वस्तुओं का क्लीन एंड कॉस्ट इफेक्टिव ट्रांसपोर्टेशन कर सकते हैं। कैनेडियन हाइड्रोजन इंटेंसिटी मैपिंग एक्सपेरिमेंट के वैज्ञानिकों ने 535 फास्ट रेडियो बर्स्ट का पता लगाया है। ये एफआरबी का अब तक का सबसे बड़ा संग्रह है। भारत के टाटा इंस्टीट्यूट फॉर फंडामेंटल रिसर्च और नेशनल सेंटर फॉर रेडियो एस्ट्रोफिजिक्स ने भी इसका सहयोग किया है। कैनेडियन हाइड्रोजन इंटेंसिटी मैपिंग एक्सपेरिमेंट एक रेडियो टेलीस्कोप है जिसे खगोल भौतिकी और ब्रह्मांड के रहस्यों को जानने के लिए डिजाइन किया गया है। टेलीस्कोप ब्रिटिश कोलंबिया, कनाडा के डोमिनियन रेडियो एस्ट्रोफिजिकल ऑब्जर्वेटरी में स्थित है। एफआरबी रेडियो तरंगों के चमकदार विस्फोट होते हैं। फास्ट रेडियो बर्स्ट की घटना की अवधि मिलीसेकंड स्केल में होती है, जिसके कारण इसका पता लगाना और अंतरिक्ष में इसकी स्थिति निर्धारित करना मुश्किल है। इसे पहली बार वर्ष 2007 में खोजा गया था। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन और यूनिसेफ द्वारा चाइल्ड लेबर ग्लोबल एस्टिमेट्स 2020 ट्रेंड्स एंड द रोड फॉरवर्ड रिपोर्ट जारी की गई है। इस रिपोर्ट के अनुसार 20 वर्ष में पहली बार बाल श्रम को समाप्त करने की प्रगति रुकी हुई है। बाल श्रम में गिरावट की प्रवृत्ति उलट गई। पिछले 4 वर्षों में 8.4 मिलियन और बच्चे बाल श्रम करने को मजबूर हुए। इसी के साथ दुनिया भर में बाल श्रम में शामिल बच्चों की संख्या बढ़कर लगभग 160 मिलियन हो गई है। रिपोर्ट के अनुसार वैश्विक स्तर पर कोविड महामारी के कारण 2022 के अंत तक 9 मिलियन अतिरिक्त बच्चों को बाल श्रम में शामिल होने का खतरा है। सबसे अधिक बाल श्रमिक कृषि क्षेत्र में है। 70% बाल मजदूर केवल कृषि क्षेत्र में कार्यरत हैं। इसके बाद सेवाओं में 20% और उद्योग में 10% बाल मजदूर कार्यरत हैं। 5 से 11 वर्ष की आयु के लगभग 28% बच्चे और 12 से 14 वर्ष की आयु के 35% बच्चे बाल श्रम के कारण स्कूल नहीं जा पाते हैं। बाल श्रम हर उम्र में लड़कियों की तुलना में लड़कों में अधिक प्रचलित है। ग्रामीण क्षेत्रों में बाल श्रम की व्यापकता 14%, शहरी क्षेत्रों में 5% की तुलना में लगभग 3 गुना ज्यादा है। रिपोर्ट सार्वभौमिक बाल लाभ समेत सभी के लिए पर्याप्त सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने, गुणवत्ता युक्त शिक्षा पर अधिक व्यय और बच्चों के स्कूलों में नामांकन के प्रयासों को बढ़ाने और वयस्कों के लिए ठीक ठाक नौकरी को बढ़ावा देने की सिफारिश करती है ताकि बाल श्रम को रोका जा सके। केरल कैबिनेट ने सिल्वर लाइन परियोजना के लिए भूमि अधिग्रहण शुरू करने की मंजूरी दे दी है। सिल्वर लाइन प्रोजेक्ट केरल की सेमी हाई स्पीड रेलवे परियोजना है जिसका उद्देश्य
केरल के उत्तरी और दक्षिणी छोर के बीच यात्रा के समय को कम करना है। रेलवे लाइन लगभग 529 किलोमीटर लंबी होगी, जो 11 स्टेशनों के माध्यम से 11 जिलों को कवर करेगी। यह दक्षिणी छोर और राज्य की राजधानी तिरुवनंतपुरम को कासरगोड के उत्तरी छोर से जोड़ेगा। केरल रेल विकास निगम लिमिटेड यानी कि KRDCL इस परियोजना को क्रियान्वित करेगा। इस परियोजना के वर्ष 2025 तक पूरा होने की संभावना है। एक बार परियोजना पूरी होने के बाद कासरगोड से तिरुवनंतपुरम तक की यात्रा 200 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलने वाली ट्रेनों में 4 घंटे से भी कम समय में की जा सकती है। मौजूदा भारतीय रेलवे नेटवर्क पर वर्तमान यात्रा का समय 12 घंटे है। न्यू शेफर्ड एक रॉकेट सिस्टम है जो अंतरिक्ष में पर्यटकों को लेकर जाएगा। इसे अंतरिक्ष कंपनी ब्लू ओरिजिन ने विकसित किया है। ब्लू ओरिजिन अमेजन के संस्थापक और पति जेफ बेजोस की कंपनी है। अंतरिक्ष में जाने वाले पहले अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री एलन शेफर्ड के नाम पर इस रॉकेट का नाम न्यू शेफर्ड रखा गया है। न्यू शेफर्ड 20 जुलाई को मानव सहित अपनी पहली उड़ान भरेगा। 20 जुलाई का दिन इसलिए चुना गया क्योंकि इसी दिन 52 वर्ष पहले नील आर्मस्ट्रांग और बज एल्ड्रिन चंद्रमा पर उतरे थे। हाल ही में न्यू शेफर्ड रॉकेट सिस्टम में पहली सीट के लिए ऑनलाइन नीलामी पूरी कर ली गई है। वित्त और कॉरपोरेट मामलों के मंत्री निर्मला सीतारमण ने वाहन कबाड़ नीति के कार्यान्वयन में तेजी लाने को कहा। इससे रोजगार में वृद्धि और नए वाहनों की मांग भी बढ़ेगी। इस नीति के अनुसार 15 वर्ष से अधिक पुरानी कॉमर्शियल वाहन और 20 वर्ष से अधिक पुराने निजी वाहन को अनिवार्यतः नष्ट कर दिया जाएगा यदि वो फिटनेस और उत्सर्जन टेस्ट को पास नहीं करते। साथ ही 15 वर्षों से अधिक पुराने सभी सरकारी वाहनों का पंजीकरण रद्द कर दिया जाएगा। इस योजना को स्वीकार करने पर स्क्रैप पेज सेंटर पर पुराने वाहनों का स्क्रैप मूल्य दिया जाएगा, जो नए वाहन के एक्स शोरूम मूल्य का 4 से 6% होगा। इसके अतिरिक्त नए वाहन खरीदने पर निजी वाहनों के रोड टैक्स पर 25% तक और कॉमर्शियल वाहन के रोड टैक्स पर 15% की छूट मिलेगी। इसके अलावा नए वाहन का खरीदार स्क्रैपिंग सर्टिफिकेट दिखाकर 5% का मैन्युफैक्चरिंग छूट भी प्राप्त कर सकता है। स्क्रैपिंग सर्टिफिकेट होने पर नए वाहन का रजिस्ट्रेशन फी नहीं देना होगा। इसके अतिरिक्त GST में भी छूट देने की बात कही गई है। रक्षा मंत्री ने युद्ध और ऑपरेशन के इतिहास के संग्रह, सार्वजनिक करने, संकलन और प्रकाशन पर नीति को मंजूरी दी है। युद्ध इतिहास घटनाओं का सटीक लेखा जोखा देता है, अकादमिक शोध के लिए प्रामाणिक सामग्री और अफवाहों का मुकाबला करने में मदद करता है। इससे पहले युद्धों और अभियानों की रिपोर्ट कभी सार्वजनिक नहीं की जाती थी। के सुब्रमण्यम की अध्यक्षता वाली कारगिल समीक्षा समिति ने युद्ध के रिकॉर्ड को सार्वजनिक किए जाने के स्पष्ट नीति के साथ युद्ध इतिहास लिखे जाने की आवश्यकता की सिफारिश की थी। इससे पहले गठित NN वोहरा समिति का भी ऐसा ही मानना था। वोहरा समिति ने कहा था कि सीखे गए सबक का विश्लेषण करने और भविष्य की गलतियों को रोकने के लिए युद्ध के इतिहास को सार्वजनिक किया जाना चाहिए। नीति के अनुसार अभिलेखों को सामान्यतः 25 वर्षों में सार्वजनिक किया जाना चाहिए। हालांकि अति संवेदनशील अभिलेखों को गोपनीय रखा जा सकता है। एक बार युद्ध या अभियान का इतिहास संकलित हो जाने के बाद 25 वर्ष से अधिक पुराने अभिलेखों को भारत के राष्ट्रीय अभिलेखागार में स्थानांतरित कर दिया जाना चाहिए। हालांकि पहले इसका मूल्यांकन अभिलेखीय विशेषज्ञों द्वारा किया जाना चाहिए। नीति युद्ध या अभियान के पूरा होने के 2 साल के भीतर समिति के गठन को अनिवार्य करती है। समिति की अध्यक्षता रक्षा मंत्रालय के संयुक्त सचिव करेंगे। इसमें युद्ध या ऑपरेशन के इतिहास के संकलन के लिए प्रमुख सैन्य इतिहासकारों के साथ साथ विदेश मंत्रालय, गृह मंत्रालय के प्रतिनिधि भी शामिल होंगे। तत्पश्चात समिति द्वारा अभिलेखों का संग्रहण एवं संकलन 3 वर्ष में पूर्ण कर सभी संबंधितों को प्रसादित किया जाएगा। युद्ध इतिहास पहले आंतरिक उपयोग के लिए होगा, बाद में समिति विषय की संवेदनशीलता को देखते हुए सार्वजनिक रूप से पूरे या उसके कुछ हिस्सों को जारी करने का निर्णय ले सकती है। इतिहास प्रभाग युद्ध या अभियान के इतिहास को संकलित करने, अनुमोदन प्राप्त करने और प्रकाशित करने के विभिन्न विभागों के साथ समन्वय करेगा। यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी ESA ने एनविजन नाम से एक मिशन की घोषणा की है। इस मिशन में नासा की भी सहभागिता है। इस मिशन का उद्देश्य शुक्र ग्रह के वायुमंडल और सतह का अध्ययन करना, इसके वायुमंडल में पाई जाने वाली गैसों की मॉनिटरिंग करना तथा ग्रह की सतही संरचना का विश्लेषण करना है। एरियन 6 रॉकेट से इसे प्रक्षेपित किया जाएगा। शुक्र ग्रह तक पहुंचने में इसे लगभग 15 महीने का समय लगेगा और परिक्रमा कक्षा में स्थापित होने में 16 महीने और लगेंगे। स्वीडिश थिंक टैंक सीप्री यानी कि स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट ने
सीप्री ईयरबुक 2021 जारी कर दी है। रिपोर्ट में हथियारों, निरस्तीकरण और अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा की वर्तमान स्थिति का आकलन किया गया है। इस रिपोर्ट के अनुसार 9 परमाणु संपन्न देशों के पास सामूहिक रूप से इस वर्ष के शुरुआत में लगभग 13,080 परमाणु हथियार थे। इसमें से लगभग 90% परमाणु हथियार केवल अमेरिका और रूस के पास हैं। बता दें कि अमेरिका, रूस, ब्रिटेन, फ्रांस, चीन, भारत, पाकिस्तान, इजराइल और उत्तर कोरिया 9 परमाणु संपन्न देश हैं। रिपोर्ट में कहा गया कि वर्ष 2021 की शुरुआत में भारत के पास अनुमानतः 156 परमाणु हथियार थे, जबकि वर्ष 2020 की शुरुआत में इनकी संख्या 150 थी। वहीं पाकिस्तान के पास वर्ष 2021 की शुरुआत में परमाणु हथियारों की संख्या 165 थी। चीन के पास वर्ष 2020 की शुरुआत में 320 से अधिक परमाणु हथियार थे, जो बढ़कर वर्ष 2021 में 350 हो गए हैं। इस रिपोर्ट के निष्कर्ष बहुत चिंताजनक हैं, क्योंकि शीत युद्ध की समाप्ति के बाद से वैश्विक परमाणु शस्त्रागार में कमी होने की प्रवृत्ति अब रुक गई है। जर्दालू आम की पहली खेप ब्रिटेन को निर्यात की गई। विशिष्ट सुगंध और स्वाद वाले भागलपुर के जर्दालू आम को 2018 में जीआई टैग यानी कि विशिष्ट भौगोलिक पहचान मिली थी। जर्दालू आम की उत्पत्ति बिहार के भागलपुर जिले में हुई है। भागलपुर एवं इसके आसपास के क्षेत्रों में इसकी बागवानी बड़े पैमाने पर की जाती है। फल की उच्च गुणवत्ता के कारण यह किस्म भी पड़ोसी राज्यों में भी लोकप्रिय एवं विख्यात है। भौगोलिक संकेतक एक पहचान चिन्ह है जो किसी निश्चित भौगोलिक क्षेत्र से जुड़े कृषिगत, प्राकृतिक तथा विनिर्मित उत्पादों को दिया जाता है। ये भौगोलिक स्थान से जुड़ी वस्तु की गुणवत्ता तथा अनोखेपन को स्पष्ट कर उसके महत्व को बढ़ाता है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जीआई टैग का विनियमन ट्रिप्स समझौते के तहत, जबकि राष्ट्रीय स्तर पर वस्तुओं का भौगोलिक सूचक अधिनियम 1999 के तहत किया जाता है। बताते चले कि दार्जिलिंग टी जीआई टैग प्राप्त करने वाला प्रथम भारतीय उत्पाद है। भारत G7 के ओपन सोसाइटीज स्टेटमेंट पर हस्ताक्षर करने वाले देशों में शामिल हो गया है। ओपन सोसाइटीज स्टेटमेंट दुनिया भर में सार्वभौमिक अधिकारों की स्थिति का जायजा लेता है। ओपन सोसाइटीज स्टेटमेंट में सार्वभौमिक मानवाधिकार, लोकतांत्रिक मूल्यों, सामाजिक समावेशन के साथ साथ अभिव्यक्ति की आजादी पर जोर दिया गया है। इसमें ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरह की अभिव्यक्ति की बात कही गई। इस बयान में राजनीति से प्रेरित इंटरनेट शटडाउन को भी स्वतंत्रता और लोकतंत्र के लिए खतरे के रूप में संदर्भित किया गया है। बताते चले कि डिजिटल अधिकार और निजता संबंधी संगठन एक्सेस नाउ की एक रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2020 में वैश्विक स्तर पर कुल 155 इंटरनेट शटडाउन किए गए थे, जिसमें से 109 इंटरनेट शटडाउन केवल भारत में हुए थे। भारत के बाद सबसे अधिक इंटरनेट शटडाउन यमन में हुआ था। यमन में कुल 6 बार इंटरनेट शटडाउन किया गया था। इथोपिया का नंबर तीसरा था, जहां 4 बार इंटरनेट शटडाउन किया गया। भारत ने कुछ अवसरों पर इंटरनेट पर प्रतिबंध लगाया जाना आवश्यक माना है। भारत का मानना है कि ओपन सोसाइटीज दुष्प्रचार और साइबर हमलों के प्रति अधिक संवेदनशील होते हैं। इसलिए यह सुनिश्चित करना जरूरी है कि साइबर स्पेस लोकतांत्रिक मूल्यों को आगे बढ़ाने का एक रास्ता बना रहे हैं, न कि उसे नष्ट करने का। भारत में इंटरनेट शटडाउन 3 कानून के तहत किया जाता है। ये कानून है सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000, आपराधिक प्रक्रिया संहिता यानी कि सीआरपीसी 1973 और टेलीग्राफ अधिनियम 1885। इस ओपन सोसाइटीज स्टेटमेंट पर G7 देशों तथा भारत, दक्षिण कोरिया, ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण अफ्रीका ने हस्ताक्षर किए हैं। ब्रिटिश प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने इन देशों को डेमोक्रेसीज 11 का नाम दिया है। उल्लेखनीय है कि G7 या यूके, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान और अमेरिका का समूह एक अंतर सरकारी संगठन है, जिसका गठन वर्ष 1975 में किया गया था। G7 का कोई औपचारिक मुख्यालय नहीं है। वार्षिक शिखर सम्मेलन के दौरान नेताओं द्वारा लिए गए निर्णय गैर बाध्यकारी होते हैं। इस वर्ष G7 बैठक की मेजबानी ब्रिटेन ने की। G7 बैठक के दौरान कार्बिस बे घोषणा पर भी हस्ताक्षर किए गए। इस घोषणा का उद्देश्य भविष्य में कोरोना जैसी महामारियों को रोकना है। बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स में नाटो शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस शिखर सम्मेलन में सदस्य देशों के बीच रूस के बढ़ते परमाणु शस्त्रागार का जवाब दिए जाने की सहमति बनी। ईरान से सभी बैलिस्टिक मिसाइल गतिविधियों को रोकने का आह्वान किया गया। साथ ही रूस से अमेरिका और चेक गणराज्य के लिए अमित्र देश के पदनाम को छोड़ने को कहा गया। नाटो यानी उत्तर अटलांटिक संधि संगठन एक अंतर सरकारी सैन्य गठबंधन है, जिसकी स्थापना वॉशिंगटन संधि द्वारा वर्ष 1949 में की गई थी। इसका मुख्यालय ब्रुसेल्स में है। शुरुआत में नाटो गठबंधन में 12 राष्ट्र शामिल थे। बाद में नए सदस्यों से जुड़ने के बाद
इसके सदस्यों की संख्या 30 हो चुकी है। इस गठबंधन में शामिल होने वाला अंतिम देश उत्तरी मैसेडोनिया है। उत्तरी मैसेडोनिया 27 मार्च 2020 को इस गठबंधन में शामिल हुआ था। वर्ल्ड गिविंग इंडेक्स WGI का 10वां संस्करण जारी कर दिया गया है। इसे चैरिटीज एड फाउंडेशन CAF द्वारा प्रकाशित किया जाता है। इस वर्ष की वर्ल्ड गिविंग इंडेक्स की रिपोर्ट में भारत को दुनिया का 14वां सर्वाधिक परोपकारी देश बताया गया है। पिछले वर्ष भारत इस लिस्ट में 82वें स्थान पर था। इंडोनेशिया को इस रैंकिंग में पहला स्थान मिला है, वहीं केन्या को दूसरा स्थान प्राप्त हुआ है। चैरिटीज एड फाउंडेशन 2009 से यह सर्वेक्षण कर रही है। इस वैश्विक सर्वेक्षण में लोगों से मुख्य रूप से 3 प्रश्न पूछे जाते हैं। क्या उन्होंने किसी अजनबी की मदद की है? क्या उन्होंने धर्मार्थ दान किया है? क्या उन्होंने किसी अच्छे कारण के लिए किसी संगठन को अपना समय दान किया है? नेशनल जियोग्राफिक पत्रिका ने दक्षिणी सागर को महासागर के रूप में मान्यता दी है। इसकी उत्तरी सीमा 60 डिग्री दक्षिण अक्षांश को स्पर्श करती है। हालांकि इससे पहले भी इंटरनेशनल हाइड्रोग्राफिक ऑर्गेनाइजेशन ने वर्ष 1937 में दक्षिणी सागर को महासागर के रूप में मान्यता दी थी, लेकिन वर्ष 1953 में इसे निरस्त कर दिया था। दक्षिणी सागर को महासागर का दर्जा मिलने के बाद अब कुल 5 महासागर हो गए हैं। इनके नाम है प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, आर्कटिक महासागर और दक्षिणी महासागर। दक्षिणी महासागर 3 अन्य महासागरों प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर और हिंद महासागर को स्पर्श करता है और एक महाद्वीप अंटार्कटिक को पूरी तरह से घेरता है। पाकिस्तान की संसद ने अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय समीक्षा और पुनर्विचार विधेयक 2020 को पारित कर दिया है। विधेयक कुलभूषण जाधव को मौत की सजा के खिलाफ अपील का अधिकार प्रदान करता है। उल्लेखनीय है कि कुलभूषण जाधव एक भारतीय नागरिक हैं। उन्हें 2016 में पाकिस्तान ने जासूसी के आरोप में कथित तौर पर गिरफ्तार किया था और 2017 में मौत की सजा सुनाई थी। भारत ने कुलभूषण जाधव पर लगे इन आरोपों को खारिज किया है और स्पष्ट किया कि वो ईरान में व्यवसाय चलाते थे। ईरानी बंदरगाह चाबहार से ही पाकिस्तानी अधिकारियों ने उनका अपहरण किया था। विदित हो कि भारत ने जाधव को काउंसुलर एक्सेस से इनकार करने और मौत की सजा को चुनौती देने के लिए पाकिस्तान के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय यानी कि ICJ ने अपने फैसले में पाकिस्तान से जाधव को एक विश्वसनीय समीक्षा का अवसर प्रदान करने के लिए कहा था। इसके बाद बिल पारित किया गया है। यदि पाकिस्तान ने इस विधेयक को पारित नहीं किया होता तो भारत UNSC में जाता और ICJ में पाकिस्तान के खिलाफ अवमानना कार्रवाई करता। शिक्षा मंत्रालय ने अखिल भारतीय उच्च शिक्षा सर्वेक्षण 2019-20 की रिपोर्ट जारी कर दी है। अखिल भारतीय उच्च शिक्षा सर्वेक्षण रिपोर्ट देश में उच्च शिक्षा की वर्तमान स्थिति पर मुख्य प्रदर्शन संकेतक प्रदान करती है। यह रिपोर्ट वर्ष 2011 में शुरू की गई थी। रिपोर्ट के अनुसार भारत में सर्वाधिक कॉलेजों के मामले में शीर्ष 8 राज्य उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, राजस्थान, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश और गुजरात हैं। 2015-16 से 2019-20 के बीच पिछले 5 वर्षों के दौरान छात्र नामांकन में 11.4% की वृद्धि हुई है। उच्च शिक्षा में कुल नामांकन 38.5 मिलियन होने का अनुमान है, जिसमें 19.6 मिलियन लड़के और 18.9 मिलियन महिलाएं हैं। कुल नामांकन में महिलाओं की संख्या 49% है। भारत में सबसे अधिक छात्र नामांकन उत्तर प्रदेश में है। इनमें 49.1% पुरुष और 50.9% महिला छात्र शामिल हैं। इसके बाद तमिलनाडु और महाराष्ट्र का नंबर आता है। 2019-20 में सकल नामांकन अनुपात यानी कि GER में 0.8% की मामूली वृद्धि हुई है। सकल नामांकन अनुपात पात्र आयु वर्ग की आबादी से उच्च शिक्षा में नामांकित छात्रों का प्रतिशत है। भारत में उच्च शिक्षा के लिए GER की गणना 18 से 23 वर्ष के आयु वर्ग के लिए की जाती है। 2019-20 में उच्च शिक्षा में GER 27.1% था, जो 2018-19 में 26.3% और 2014-15 में 24.3% था। 2015-16 से 2019-20 तक उच्च शिक्षा में महिला नामांकन में कुल मिलाकर 18% से अधिक की वृद्धि हुई है। हालांकि राष्ट्रीय महत्व के संस्थानों में छात्राओं की हिस्सेदारी सबसे कम है। साथ ही व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में महिलाओं की भागीदारी एकेडमिक पाठ्यक्रमों की तुलना में कम है। शिक्षकों की कुल संख्या 15 लाख है, जिसमें 57.5% पुरुष और 42.5% महिलाएं शामिल हैं।
2019-20 में उच्च शिक्षा में छात्र और शिक्षक अनुपात 26 है। इस दौरान विदेशी छात्रों में सबसे ज्यादा हिस्सा पड़ोसी देशों से था, जिसमें नेपाल का कुल हिस्सा 28.1% था। इसके बाद अफगानिस्तान 9.1%, बांग्लादेश 4.6%, भूटान 3.8% और सूडान 3.6% का हिस्सा था। कोविड-19 की दूसरी लहर के दौरान देश के विभिन्न हिस्सों में चिकित्सा ऑक्सीजन की वर्तमान मांग को पूरा करते हुए भविष्य में पर्याप्त आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए भारत सरकार के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार के कार्यालय ने प्रोजेक्ट O2 फॉर इंडिया नामक परियोजना की शुरुआत की है। प्रोजेक्ट O2 फॉर इंडिया के तहत नेशनल कंसोर्टियम ऑफ ऑक्सीजन, जियोलाइट्स जैसे महत्वपूर्ण कच्चे माल की राष्ट्रीय स्तर पर आपूर्ति, छोटे ऑक्सीजन संयंत्रों की स्थापना, कंप्रेसर का विनिर्माण, ऑक्सीजन संयंत्र का निर्माण, कंसंट्रेटर एवं वेंटिलेटर आदि की आपूर्ति सुनिश्चित करने में मदद कर रहा है। भारतीय नौसेना और रॉयल थाई नौसेना के बीच 31वें भारत थाईलैंड समन्वित गश्ती का आयोजन मलक्का जलडमरू मध्य के पास अंडमान सागर में किया गया। इन दोनों देशों के बीच वर्ष में 2 बार इस समन्वित गश्ती का आयोजन किया जाता है। वर्ष 2005 में पहला भारत थाईलैंड समन्वित गश्ती इंडो थाई कॉर्पोरेट का आयोजन किया गया था। इस समन्वित गश्ती का उद्देश्य दोनों देशों के बीच समुद्री संपर्कों को मजबूत करना और हिंद महासागर को अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए सुरक्षित रखना है। राष्ट्रीय जल विद्युत निगम लिमिटेड और बिहार राज्य जल विद्युत निगम लिमिटेड के बीच बिहार के सुपौल में स्थित डगमारा जल विद्युत परियोजना के कार्यान्वयन के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं। डगमारा जल विद्युत परियोजना कोसी नदी पर स्थित एक रन ऑफ द रिवर परियोजना है। रन ऑफ द रिवर जल विद्युत परियोजना के तहत नदी जल प्रवाह में बाधा डाले बिना जल विद्युत का उत्पादन किया जाता है। परियोजना की कुल क्षमता 130 मेगावाट है। भारतीय मूल की महिला पत्रकार मेघा राजगोपालन को पुलित्जर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। पुलित्जर पुरस्कार पत्रकारिता जगत का सबसे बड़ा पुरस्कार माना जाता है। मेघा को यह पुरस्कार अपनी रिपोर्ट्स में चीन के डिटेंशन कैंपों में लोगों को दी जा रही यातना की सच्चाई को उजागर करने वाली रिपोर्ट पर मिला है। उन्होंने सैटेलाइट तस्वीरों का विश्लेषण कर बताया कि चीन ने कैसे लाखों की संख्या में उइगर मुसलमानों को कैद करके रखा हुआ है। मेघा राजगोपालन लंदन में रहती हैं। इससे पहले वो चीन, थाईलैंड और अफगानिस्तान जैसे 23 से अधिक देशों में पत्रकार के रूप में रिपोर्टिंग की है। वर्तमान में बज़फीड में वो एक टेक रिपोर्टर के रूप में काम कर रही हैं। पुलित्जर पुरस्कार प्रसिद्ध समाचार पत्र प्रकाशक जोसेफ पुलित्जर के सम्मान में दिया जाता है। कोलंबिया विश्वविद्यालय और पुलित्जर पुरस्कार बोर्ड द्वारा प्रशासित इस पुरस्कार की शुरुआत वर्ष 1917 में की गई थी। नफ्ताली बेनेट ने इजराइल के नए प्रधानमंत्री के तौर पर 13 जून 2021 को पद की शपथ ली है। इजराइल की डिफेंस फोर्सेस की एलीट कमांडो यूनिट सायरेत मटकल और मगलन के कमांडो रहे बेनेट ने 2006 में अपनी राजनीतिक पारी शुरू की थी। नफ्ताली ने संसद में बहुत कम बहुमत होने के बावजूद दक्षिणपंथी, वामपंथी और मध्यमार्गी दलों के साथ नया गठबंधन कर सरकार बनाने में सफलता पाई। इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट यानी कि EIU द्वारा जारी ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स ने न्यूजीलैंड के शहर ऑकलैंड को शीर्ष स्थान दिया है। जापान के ओसाका शहर ने दूसरा और ऑस्ट्रेलिया के एडिलेड शहर ने तीसरा स्थान प्राप्त किया है। सीरिया की राजधानी दमिश्क की स्थिति सबसे खराब रही। सूचकांक के तहत 30 से अधिक गुणात्मक और मात्रात्मक कारकों के आधार पर किसी शहर को अंक दिए जाते हैं। ये 30 कारक 5 व्यापक श्रेणियों स्थिरता, स्वास्थ्य सेवा, संस्कृति और पर्यावरण, शिक्षा और बुनियादी ढांचा के अंतर्गत शामिल है। महाराष्ट्र कैबिनेट की अध्यक्षता में महाराष्ट्र शहरी क्षेत्र संरक्षण और वृक्ष संरक्षण अधिनियम 1975 में संशोधन को मंजूरी दी गई। इसके बाद 50 वर्ष से अधिक पुराने पेड़ों को विरासत के पेड़ के रूप में वर्गीकृत किया जाएगा। पर्यावरण विभाग वन विभाग से परामर्श करके पेड़ की उम्र निर्धारित करने के लिए दिशा निर्देश जारी करेगा। विरासत वृक्ष को किसी अन्य वृक्ष की तुलना में अधिक सुरक्षा प्रदान की जाएगी और विकासात्मक परियोजना के लिए विरासत वृक्ष को काटना अधिक कठिन होगा। केवल ऐसी परियोजनाएं जो ऐसे पेड़ों को काटे बिना नहीं चल सकती को ही विरासत वृक्ष को काटने की इजाजत दी जाएगी। लेकिन ऐसी स्थिति में उन्हें अपने प्रतिपूरक वन रोपण को बढ़ाने की आवश्यकता होगी। उदाहरण के लिए यदि कोई इंफ्रा डेवलपर 52 साल के विरासत के पेड़ को काटता है
तो उसे पेड़ की उम्र की संख्या में अर्थात 52 नए पौधे लगाने होंगे जो रोपण के समय कम से कम 6 से 8 फीट ऊंचे हों। संशोधन के अनुसार नए लगाए गए पेड़ों की देखभाल भी उसी संस्था द्वारा कम से कम 7 वर्षों तक की जाएगी। कैबिनेट ने इसी बैठक में पेड़ों और पर्यावरण की रक्षा के लिए महाराष्ट्र ट्री अथॉरिटी के गठन को मंजूरी दे दी है, जिसे राज्य भर में पेड़ों की सुरक्षा सुनिश्चित करने का अधिकार दिया जाएगा। प्राधिकरण 5 या अधिक वर्ष पुराने 200 या अधिक पेड़ों को काटने की अनुमति मांगने वाले आवेदनों पर सुनवाई करेगा। स्थानीय वृक्ष प्राधिकरण इस निकाय के अंतर्गत काम करेंगे। ये निकाय ये सुनिश्चित करेंगे कि हर 5 साल के बाद पेड़ों की गणना हो। राजस्थान के मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने 9 जून 2021 को मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजना की शुरुआत की। इस योजना को आरंभ करने की घोषणा वर्ष 2021 के बजट में मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत द्वारा की गई थी। इस योजना के माध्यम से बिजली बिल पर प्रदेश के किसान उपभोक्ताओं को अनुदान प्रदान किया जाएगा। यह अनुदान राशि प्रति माह अधिकतम 1000 एवं प्रतिवर्ष अधिकतम 12000 होगी। सभी पात्र कृषि उपभोक्ताओं को विद्युत वितरण निगम द्वारा इस योजना के अंतर्गत द्विमासिक बिलिंग व्यवस्था के आधार पर बिजली का बिल जारी किया जाएगा। मालदीव के विदेश मंत्री अब्दुल्ला शाहिद को संयुक्त राष्ट्र महासभा के 76वें सत्र का अध्यक्ष चुना गया है। शाहिद सितंबर में शुरू होने वाले संयुक्त राष्ट्र महासभा के 76वें सत्र की अध्यक्षता करेंगे। शाहिद तुर्की के राजनयिक वोल्कान बोजगीर का स्थान लेंगे, जो संयुक्त राष्ट्र महासभा के 75वें सत्र के अध्यक्ष थे। यह पहली बार होगा जब मालदीव का कोई प्रतिनिधि संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष के पद पर आसीन होगा। 193 सदस्यीय महासभा ने अध्यक्ष पद के चुनाव के लिए मतदान में 191 सदस्यों ने भाग लिया, जिसमें से अब्दुल्ला शाहिद को 143 मत मिले। चुनाव में शाहिद के साथ ही अफगानिस्तान के पूर्व विदेश मंत्री डॉक्टर जलमई रसूल भी उम्मीदवार थे, उन्हें 48 मत मिले। संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष पद का चुनाव विभिन्न क्षेत्रीय समूहों के बीच रोटेशन आधार पर प्रतिवर्ष आयोजित किया जाता है। इस बार 76वें संयुक्त राष्ट्र महासभा सत्र में एशिया प्रशांत समूह की बारी थी। महासभा के अध्यक्ष पद के लिए हर साल गुप्त मतदान के जरिए चुनाव किया जाता है और जीत के लिए साधारण बहुमत की आवश्यकता होती है। ड्रग्स और अपराध पर संयुक्त राष्ट्र कार्यालय द्वारा द वर्ल्ड ड्रग रिपोर्ट 2021 जारी किया गया है। इस रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2010-2019 के बीच नशीली दवाओं का उपयोग करने वाले लोगों की संख्या में 22% की वृद्धि हुई। केवल पिछले वर्ष दुनिया भर में लगभग 275 मिलियन लोगों ने नशीली ड्रग्स का इस्तेमाल किया, जबकि 36 मिलियन से अधिक लोग नशीले ड्रग्स के सेवन से होने वाले विकारों से पीड़ित थे। नशीले ड्रग्स के चलते होने वाली बीमारियों के लिए ओपियोइड सबसे अधिक उत्तरदायी है। रिपोर्ट के अनुसार इंटरनेट के कारण नशीली ड्रग्स तक लोगों की पहुंच पहले से कहीं ज्यादा आसान हो गई है। डार्क वेब पर सालाना 315 मिलियन डॉलर से अधिक कीमत के नशीले ड्रग्स का कारोबार होता है। डार्क वेब पर नशीली दवाओं में सर्वाधिक कैनबिस या भांग का लेन देन होता है। वैश्विक बाजार में नए नए तरह के नार्कोटिक ड्रग्स और साइकोट्रोपिक पदार्थ आते रहते हैं। रिपोर्ट के मुताबिक वर्ष 2013 में 163 तरह के नए नार्कोटिक्स ड्रग और साइकोट्रोपिक पदार्थ बाजार में आए थे। वहीं 2019 में केवल 71 तरह के नए नार्कोटिक ड्रग्स और साइकोट्रोपिक पदार्थ बाजार में आए। अच्छी खबर यह है कि कोविड महामारी के दौरान टेक्नोलॉजी नवाचार से स्वास्थ्य पेशेवरों को अधिक रोगियों तक पहुंचने और उनका इलाज करने में सक्षम बनाया है। आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत भारत के पहले स्वदेशी विमान वाहक पोत का निर्माण किया जा रहा है। इस स्वदेशी विमान वाहक पोत का नाम INS विक्रांत रखा गया है। INS विक्रांत को वर्ष 2022 में कमीशन किए जाने की संभावना है। वर्तमान में भारत के पास केवल एक ही विमान वाहक पोत रूस निर्मित INS विक्रमादित्य है। INS विक्रांत का निर्माण कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड कोच्चि द्वारा किया जा रहा है। इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट यानी कि IMD द्वारा विश्व प्रतिस्पर्धात्मकता सूचकांक 2021 जारी कर दी गई। इसमें इस वर्ष विश्व की अर्थव्यवस्थाओं पर कोविड-19 के प्रभाव का आकलन किया गया है। IMD के विश्व प्रतिस्पर्धात्मकता सूचकांक में 64 अर्थव्यवस्थाओं को शामिल किया गया है। इस सूचकांक में किसी देश का 4 कारकों पर आकलन किया जाता है: आर्थिक प्रदर्शन, सरकारी दक्षता, व्यावसायिक दक्षता और बुनियादी ढांचा। सूचकांक में स्विट्जरलैंड सबसे ऊपर है और इसके बाद स्वीडन और डेनमार्क का स्थान है। वेनेजुएला सबसे अंतिम 64वें स्थान पर है। भारत को इस सूचकांक में लगातार तीसरे साल 43वां स्थान प्राप्त हुआ है। कोविड-19 महामारी के बीच अपेक्षाकृत स्थिर सार्वजनिक वित्त के कारण भारत ने सरकारी दक्षता कारक में सुधार दर्ज किया है।
असम के गुवाहाटी में स्थित रबड़ बोर्ड के सरुतरी अनुसंधान फार्म में विश्व का पहला आनुवांशिक रूप से संशोधित रबड़ का पौधा लगाया गया है। इसे केरल स्थित भारतीय रबड़ अनुसंधान संस्थान RRII में विकसित किया गया था। आनुवांशिक रूप से संशोधित जीवों में आनुवांशिक इंजीनियरिंग की सहायता से विशिष्ट लक्षणों के लिए किसी दूसरे जीव के जीन को स्थानांतरित किया जाता है। इस आनुवांशिक रबड़ में मैग्नीज युक्त सुपर ऑक्साइड डिसम्यूटेज यानी MnSOD जीन को अंतर्वेशित कर विकसित किया गया है। मैग्नीज युक्त सुपर ऑक्साइड डिसम्यूटेज जीन में पौधों को अतिशीत और सूखे जैसे चरम पर्यावरणीय स्थितियों के प्रतिकूल प्रभावों से बचाने की क्षमता होती है। उल्लेखनीय है कि शीतकाल के दौरान मृदा के शुष्कता के कारण रबड़ के पौधों की वृद्धि रुक जाती है। यही कारण है कि पूर्वोत्तर में इस फसल की परिपक्वता अवधि लंबी होती है। व्यापार और विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन अंकटाड द्वारा जारी विश्व निवेश रिपोर्ट 2021 के अनुसार वर्ष 2020 में भारत के FDI अंतर्प्रभाव में 27% की वृद्धि हुई है। इस दौरान भारत FDI प्रवाह का 5वां सबसे बड़ा प्राप्तकर्ता देश बन गया है। वर्ष 2020 में भारत ने $64 बिलियन का प्रत्यक्ष विदेशी निवेश प्राप्त किया है, जबकि वर्ष 2019 में भारत ने $51 बिलियन का प्रत्यक्ष विदेशी निवेश प्राप्त किया था। भारत में इस FDI वृद्धि का प्रमुख कारण सूचना और संचार प्रौद्योगिकी उद्योग में विभिन्न निवेश है। कोविड महामारी के कारण डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर की मांग में तेजी आई है और इसी के चलते इस क्षेत्र में निवेश भी बढ़ा है। इस रिपोर्ट के अनुसार वैश्विक FDI प्रवाह कोविड-19 महामारी से बुरी तरह से प्रभावित हुआ है। वर्ष 2020 में वैश्विक FDI प्रवाह 35% से घटकर $1 ट्रिलियन रह गया है, जो वर्ष 2019 में $1.5 ट्रिलियन था। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मद्रास ने स्मृति अध्ययन के लिए भारतीय नेटवर्क को लॉन्च किया है। यह स्मृति अध्ययन के क्षेत्र में देश का पहला औपचारिक राष्ट्रीय नेटवर्क है। यह विभिन्न संस्थानों के साथ समन्वय करेगा, जिसमें सांस्कृतिक अध्ययन केंद्रों के साथ साथ तंत्रिका विज्ञान प्रयोगशालाएं और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तथा संबंधित क्षेत्र में उद्योग अनुसंधान शामिल है। इसका उद्देश्य भारतीय और दक्षिण एशियाई पूर्व औपनिवेशिक और उत्तर औपनिवेशिक घटनाओं और पहचानों का पुनर्निर्माण करना, सिद्धांत और व्यवहार में स्थापित यूरो केंद्रीय मॉडल से हटकर स्मृति अध्ययन का एक भारत केंद्रित मॉडल पेश करना और राष्ट्रीय स्मृति, इतिहास और सांस्कृतिक पहचान में अध्ययन पर पूरी तरह से मूल परिप्रेक्ष्य स्वरूप प्रदान करना है, जो मानविकी अनुसंधान के सैद्धांतिक मॉडल के साथ साथ प्रौद्योगिकी के नवीन उपकरणों पर आधारित हो। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अंतर्देशीय पोत विधेयक 2021 को मंजूरी दे दी है। विधेयक अंतर्देशीय जहाजों की सुरक्षा, बचाव और पंजीकरण को विनियमित करेगा। पारित होने के बाद ये विधेयक अंतर्देशीय पोत अधिनियम 1917 की जगह लेगा। विधेयक की एक प्रमुख विशेषता राज्यों द्वारा बनाए गए अलग अलग नियमों के बजाय पूरे देश के लिए एकीकृत कानून है। प्रस्तावित कानून के तहत दिया गया पंजीकरण प्रमाण पत्र सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में मान्य होगा और इसके लिए राज्यों में अलग से अनुमति लेने की कोई आवश्यकता नहीं होगी। विधेयक इलेक्ट्रॉनिक पोर्टल पर पोत पंजीकरण, चालक दल के विवरण दर्ज करने के लिए एक केंद्रीय डेटाबेस का प्रावधान करता है। सभी यांत्रिक रूप से चालित जहाजों को अनिवार्य रूप से पंजीकृत होना आवश्यक है। सभी गैर यांत्रिक रूप से चालित जहाजों को भी जिला, तालुक या पंचायत या ग्राम स्तर पर नामांकित करना होगा। भारतीय गुणवत्ता परिषद ने चिकित्सा उपकरणों का भारतीय प्रमाणन ICMED 13485+ योजना शुरू की है। चिकित्सा उपकरणों के प्रमाणन के लिए ICMED योजना को 2016 में शुरू किया गया था। अब इस योजना में कई अन्य सुविधाओं को जोड़कर नया नाम ICMED 13485+ दिया गया है। यह चिकित्सा उपकरणों की गुणवत्ता, सुरक्षा और प्रभावकारिता का सत्यापन करेगी। इस योजना को गुणवत्ता प्रबंधन प्रणाली से उत्पाद प्रमाणन मानकों को एकीकृत करने के लिए किया गया है। गुजरात के लोथल में राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर के विकास में सहयोग के लिए संस्कृति मंत्रालय और पत्तन पोत परिवहन एवं जलमार्ग मंत्रालय के बीच समझौता हुआ है। राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर में प्राचीन से लेकर आधुनिक काल तक की भारत की समुद्री विरासत को प्रदर्शित किया जाएगा और इसे एक अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया जाएगा। उल्लेखनीय है कि लोथल प्राचीन सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित है। सिंधु घाटी सभ्यता के शहर लोथल में दुनिया का सबसे पुराना ज्ञात बंदरगाह था। गिफ्ट सिटी में गुजरात अंतर्राष्ट्रीय समुद्री मध्यस्थता केंद्र की स्थापना करने के लिए गुजरात
मैरीटाइम यूनिवर्सिटी और इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर अथॉरिटी IFSCA ने समझौता किया है। गुजरात अंतर्राष्ट्रीय समुद्री मध्यस्थता केंद्र समुद्री और शिपिंग क्षेत्र से संबंधित विवादों में मध्यस्थता कार्यवाही का प्रबंधन करने वाला देश में अपनी तरह का पहला केंद्र होगा। इस समय देश में 35 से अधिक मध्यस्थता केंद्र हैं, लेकिन इसमें से कोई भी विशेष तौर पर समुद्री क्षेत्र के विवादों का निपटारा करने से संबंधित नहीं है। हालांकि भी भारतीय पक्षों से जुड़े मध्यस्थता मामलों की सुनवाई सिंगापुर मध्यस्थता केंद्र में की जाती है। वैश्विक स्तर पर लंदन समुद्री और शिपिंग क्षेत्र के लिए मध्यस्थता हेतु पसंदीदा केंद्र है। अगले कुछ महीनों में मध्यस्थों का एक पैनल चुन लिया जाएगा। मध्यस्थता केंद्र के लिए नियम बनाने और मध्यस्थों को सूचीबद्ध करने में सहायता करने के लिए एक 10 सदस्यीय सलाहकार बोर्ड बनाया गया है, जिसमें अंतर्राष्ट्रीय विशेषज्ञ और पेशेवर भी शामिल हैं। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन यानी कि ILO की गवर्निंग बॉडी के अध्यक्ष के रूप में भारत का कार्यकाल समाप्त हो गया। भारत ने 35 वर्षों के बाद पिछले वर्ष अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के गवर्निंग बॉडी की अध्यक्षता ग्रहण की थी। उल्लेखनीय है कि गवर्निंग बॉडी अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का शीर्ष कार्यकारी निकाय है। गवर्निंग बॉडी ही अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की नीतियों, कार्यक्रमों, एजेंडा, बजट का निर्धारण तथा महानिदेशक का चुनाव करती है। इसकी बैठक जिनेवा, स्विट्जरलैंड में होगी। गौरतलब है कि अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की स्थापना प्रथम विश्व युद्ध के बाद वर्ष 1919 में वर्साय की संधि द्वारा की गई थी। इसका मुख्यालय स्विट्जरलैंड के जिनेवा में है। 26/11 के आरोपी हाफिज सईद और जैश ए मोहम्मद के प्रमुख मसूद अजहर जैसे संयुक्त राष्ट्र द्वारा घोषित आतंकवादियों के खिलाफ उचित कार्रवाई करने में विफल रहने के कारण फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स यानी कि FATF ने पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से बाहर निकालने से इनकार कर दिया है। जिन देशों को आतंकी वित्त पोषण तथा मनी लॉन्ड्रिंग संबंधित गतिविधियों के लिए सुरक्षित माना जाता है, उन्हें FATF की ग्रे लिस्ट में शामिल किया जाता है। ग्रे लिस्ट में शामिल होने का अर्थ है कि वह देश आतंकवादी फंडिंग और मनी लॉन्ड्रिंग पर अंकुश लगाने में विफल रहा है। वहीं आतंकी वित्त पोषण तथा मनी लॉन्ड्रिंग संबंधित गतिविधियों का समर्थन करने वाले तथा इन गतिविधियों पर रोक लगाने संबंधी वैश्विक प्रावधानों के साथ सहयोग नहीं करने वाले देशों यानी कि नॉन कोऑपरेटिव कंट्रीज और टेरिटरीज NCCTs को FATF की ब्लैकलिस्ट में रखा जाता है। ब्लैकलिस्ट में शामिल होने का मतलब है कि उस देश को अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाओं द्वारा वित्तीय सहायता मिलनी बंद हो जाएगी। उल्लेखनीय है कि FATF एक अंतर सरकारी निकाय है, जिसका गठन 1989 में G7 देशों की पेरिस में आयोजित बैठक में हुआ था। इसका सचिवालय पेरिस में आर्थिक सहयोग और विकास संगठन के मुख्यालय में स्थित है। FATF का उद्देश्य मनी लॉन्ड्रिंग, आतंकवादी वित्त पोषण जैसे खतरों से निपटना और अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय प्रणाली की सुचिता के लिए अन्य कानूनी, विनियामक और परिचालन उपायों के प्रभावी कार्यान्वयन को बढ़ावा देना है। ओलंपिक पदक विजेता कर्णम मल्लेश्वरी को दिल्ली खेल विश्वविद्यालय का पहला कुलपति नियुक्त किया गया। मल्लेश्वरी ने 2000 सिडनी ओलंपिक में वेट लिफ्टिंग में ब्रॉन्ज मेडल जीता था। मल्लेश्वरी ने कुल 240 किलोग्राम में स्नैच श्रेणी में 110 किलोग्राम और क्लीन एंड जर्क में 130 किलोग्राम भार उठाकर ओलंपिक में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनी थी। उल्लेखनीय है कि दिल्ली विधानसभा ने वर्ष 2019 में दिल्ली खेल विश्वविद्यालय स्थापित करने के लिए एक विधेयक पारित किया था। यह विश्वविद्यालय खेलों में स्नातक, स्नातकोत्तर और डॉक्टरेट की डिग्री प्रदान करेगा। दिल्ली खेल विश्वविद्यालय से प्राप्त होने वाली डिग्री मुख्यधारा के पाठ्यक्रमों से प्राप्त होने वाली डिग्री के समान होगी। केरल की पूर्व स्वास्थ्य मंत्री के शैलजा को सेंटर यूरोपियन यूनिवर्सिटी के प्रतिष्ठित ओपन सोसाइटी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। उन्हें यह पुरस्कार उनके दृढ़ नेतृत्व और समुदाय आधारित सार्वजनिक स्वास्थ्य कार्य महामारी के दौरान जीवन बचाने के लिए दिया गया है। ओपन सोसाइटी पुरस्कार हर वर्ष एक ऐसे व्यक्ति या संगठन को दिया जाता है जिसकी उपलब्धियों ने एक खुले समाज के निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। CEU की स्थापना 1991 में हंगरी में जन्मे राजनीतिक कार्यकर्ता और अरबपति परोपकारी जॉर्ज सोरोस ने की थी। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP और आर्थिक सहयोग और विकास संगठन OECD की एक संयुक्त पहल टैक्स इंस्पेक्टर्स विदाउट बॉर्डर्स की शुरुआत भूटान में की गई है। कई देशों में इसे सफलतापूर्वक किया जा चुका है। भूटान में 24 महीने की अवधि में पूरा होने वाले इस पहल में भारत को भागीदार के रूप में चुना गया है। भारत ने इस कार्यक्रम के लिए कर विशेषज्ञ उपलब्ध करवाए हैं। इस पहल का मुख्य उद्देश्य विकासशील देशों की ऑडिटिंग क्षमता को मजबूत करना है। उल्लेखनीय है कि टैक्स इंस्पेक्टर्स विदाउट बॉर्डर्स पहल 2015 में शुरू की गई थी। हाल ही में मुंबई की एक विशेष अदालत ने एक नाबालिग का यौन शोषण करने वाले आरोपी को पीटर पैन सिंड्रोम से पीड़ित होने के कारण जमानत दे दी है।
हालांकि विश्व स्वास्थ्य संगठन पीटर पैन सिंड्रोम को एक स्वास्थ्य संबंधी विकार के रूप में मान्यता नहीं देता है। पीटर पैन सिंड्रोम एक मनोवैज्ञानिक स्थिति है जिसका उपयोग एक ऐसे वयस्क व्यक्ति के लिए किया जाता है जो सामाजिक रूप से अपरिपक्व है। इस सिंड्रोम का नाम 19वीं सदी में रचित पीटर पैन नामक एक काल्पनिक चरित्र के नाम पर रखा गया है। पीटर पैन एक बेफिक्र और लापरवाह युवा लड़का है जो कभी बड़ा नहीं होता है। यह चरित्र एक स्कॉटिश उपन्यासकार जेम्स मैथ्यू बैरी द्वारा रचा गया था। पीटर पैन सिंड्रोम से पीड़ित व्यक्ति भी पीटर पैन की तरह लापरवाही वाला जीवन जीते हैं। वो उम्र में तो बड़े हो जाते हैं लेकिन उनका दिमाग एवं व्यवहार बच्चों की तरह ही होता है। उनके अंदर मुझे कभी बड़ा नहीं होना वाली मानसिकता विकसित होने लगती है। इस सिंड्रोम से पीड़ित व्यक्ति ये समझ नहीं पाता या समझना ही नहीं चाहता कि किस तरह से बड़ा बना जाए और माता पिता की भूमिका निभाई जाए। यह सिंड्रोम किसी भी लिंग, प्रजाति या संस्कृति के व्यक्ति को प्रभावित कर सकता है, हालांकि आमतौर पर पुरुषों में ज्यादा होता है। राजस्थान के श्याम सुंदर ज्ञानी को उनके पर्यावरण संरक्षण अवधारणा पारिवारिक वानिकी के लिए संयुक्त राष्ट्र का प्रतिष्ठित पुरस्कार लैंड फॉर लाइफ सम्मानित किया गया है। पारिवारिक वानिकी का मतलब वृक्ष और पर्यावरण की देखभाल को परिवार की आदतों का अहम हिस्सा बनाने से है ताकि वृक्ष परिवार की चेतना का हिस्सा बन जाए। विजेता की घोषणा विश्व मरुस्थलीकरण और सूखा रोकथाम दिवस यानी कि 17 जून को की गई थी। इस पुरस्कार को संयुक्त राष्ट्र मरुस्थलीकरण रोकथाम अभिसमय UNCCD द्वारा प्रदान किया जाता है। यह पुरस्कार भूमि संतुलन की दिशा में किए गए प्रयासों में उत्कृष्टता और नवाचार को मान्यता देता है। संयुक्त राष्ट्र मरुस्थलीकरण रोकथाम कन्वेंशन संयुक्त राष्ट्र के 3 रियो समझौतों, जैव विविधता पर समझौता, जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क समझौता और संयुक्त राष्ट्र मरुस्थलीकरण रोकथाम अभिसमय में से एक है। इसका मकसद मरुस्थलीकरण से निपटारा तथा सूखे या मरुस्थलीकरण से जूझ रहे देशों में इनके प्रभाव को कम करना है। राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण NTCA की तकनीकी समिति ने रामगढ़ विषधारी वन्यजीव अभयारण्य को बाघ अभयारण्य बनाने की मंजूरी दी है। रामगढ़ विषधारी वन्यजीव अभयारण्य राजस्थान का चौथा और भारत का 52वां बाघ अभयारण्य होगा। राजस्थान के अन्य 3 बाघ अभयारण्य हैं सवाई माधोपुर स्थित रणथंभौर टाइगर रिजर्व, अलवर स्थित सरिस्का टाइगर रिजर्व और कोटा स्थित मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व। 21 जून 2021 को 7वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया। इस वर्ष अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की थीम योग फॉर वेलनेस थी। उल्लेखनीय है कि भारत की पहल पर संयुक्त राष्ट्र ने दिसंबर 2014 में एक प्रस्ताव पारित करके 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस IDY के रूप में घोषित किया था। न्यूजीलैंड की भारोत्तोलक लॉरेल हर्बर्ट ओलंपिक के लिए चुनी जाने वाली पहली ट्रांसजेंडर एथलीट बन गई हैं। 43 साल की भारोत्तोलक ने 2013 में लिंग परिवर्तन से पहले पुरुषों की भारोत्तोलन प्रतियोगिता में भाग लिया था। ट्रांसजेंडर एथलीट्स जिन्होंने पुरुष से महिला में ट्रांजिशन किया है को अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने महिला वर्ग में प्रतिस्पर्धा करने की अनुमति दी हुई है, लेकिन ऐसे एथलीटों को अपने टेस्टोस्टेरोन के स्तर को प्रतियोगिता से पहले के 12 महीनों के दौरान 10 नैनोमोल्स प्रति लीटर से कम रखना होगा। केन्या में जन्मे भारतीय मूल के महमूद जमाल कनाडा के सुप्रीम कोर्ट में जज नियुक्त किए गए हैं। वो कनाडा के शीर्ष अदालत में नियुक्त होने वाले पहले अश्वेत व्यक्ति हैं। जस्टिस महमूद जमाल ने रोजली सिल्बरमैन अबेला का स्थान लिया है। रोजली सिल्बरमैन कनाडा के सर्वोच्च न्यायालय की पहली शरणार्थी और यहूदी महिला न्यायाधीश थीं। संयुक्त नौसेना अभ्यास इन UNEFOR का अदन की खाड़ी में आयोजन किया गया। इस अभ्यास में भारतीय नौसेना के साथ इटली, स्पेन, फ्रांस की नौसेनाओं ने भाग लिया। इस अभ्यास का उद्देश्य समुद्री क्षेत्र में शांति, सुरक्षा और स्थिरता को बढ़ावा देने के लिए एक एकीकृत बल के रूप में नौसेनाओं के युद्ध कौशल और क्षमता को बढ़ावा देना तथा सुधार करना है। इब्राहिम राइसी ईरान के नए राष्ट्रपति बन गए हैं। इब्राहिम राइसी को एक रूढ़िवादी नेता माना जाता है। वे राष्ट्रपति के रूप में हसन रूहानी की जगह लेंगे। इब्राहिम राइसी वर्तमान में ईरान के शीर्ष अदालत के मुख्य न्यायाधीश भी हैं। कई रिपोर्ट्स में ऐसा माना जाता है कि इब्राहिम राइसी ईरान इराक युद्ध के बाद वर्ष 1988 में गठित उस सीक्रेट ट्रिब्यूनल जिसे डेथ कमीशन के नाम से भी जाना जाता है, इसके प्रमुख सदस्य थे। हालांकि उन्होंने इनकार किया है। इस ट्रिब्यूनल ने राजनीतिक कैदियों पर मुकदमा चलाकर धड़ाधड़ मौत की सजा दी थी। ज्यादातर राजनीतिक कैदी पीपल्स मुजाहिदीन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ईरान
PMOI के सदस्य या सपोर्टर थे। ये लोग ईरान में वामपंथ की वकालत करते थे। इसी कारण जब वो वर्ष 2019 में इब्राहिम रईसी को ईरान की न्यायपालिका का प्रमुख नियुक्त किया गया था, तब उनका बड़े पैमाने पर विरोध किया गया था। एमनेस्टी इंटरनेशनल ने तो इब्राहिम रईसी के विरुद्ध मानवता से संबंधित अपराधों के आरोपों पर मुकदमा चलाने का आह्वान किया है। द फ्लाइंग सिख के नाम से मशहूर भारतीय खेल इतिहास के सबसे बेहतरीन एथलीट में से एक मिल्खा सिंह का 91 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। वो काफी समय से कोविड-19 से पीड़ित थे। उन्होंने 1958 के नेशनल गेम्स में 200 मीटर और 400 मीटर के रेस में रिकॉर्ड बनाया था। 1958 में ही उन्होंने कॉमनवेल्थ गेम्स में 400 मीटर की दौड़ में स्वर्ण पदक जीता। खेल के इतिहास में यह भारत का पहला एथलेटिक्स पदक था। बाद में एशियाई खेलों में उन्होंने इसी इवेंट में स्वर्ण पदक जीते। उन्होंने 1962 में जकार्ता में एशियाई खेलों में 400 मीटर और 4x400 मीटर रिले में भी स्वर्ण पदक जीता है। मिल्खा सिंह को वर्ष 1959 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। वर्ष 2013 में प्रकाशित किताब द रेस ऑफ माई लाइफ मिल्खा सिंह की आत्मकथा है। हाल ही में अंटार्कटिक संधि के 60 वर्ष पूरे हुए हैं। अंटार्कटिक संधि एकमात्र एकल संधि का उदाहरण है जो पूरे महाद्वीप को नियंत्रित करती है। इस संधि के तहत अंटार्कटिका को 60 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के दक्षिण में स्थित बर्फ से आच्छादित भूमि के रूप में परिभाषित किया गया है। न्यूनस आयर्स अर्जेंटीना में इसका मुख्यालय है। अंटार्कटिक महाद्वीप को केवल वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए संरक्षित करने एवं इसे असैन्यकृत क्षेत्र बनाए रखने हेतु 1 दिसंबर 1959 को वॉशिंगटन में 12 देशों द्वारा अंटार्कटिक संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे। अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, बेल्जियम, चिली, फ्रांस, जापान, न्यूजीलैंड, नॉर्वे, दक्षिण अफ्रीका, सोवियत समाजवादी गणराज्य संघ, ब्रिटेन और संयुक्त राज्य अमेरिका वो 12 देश हैं जिन्होंने अंटार्कटिक संधि पर हस्ताक्षर किए थे। यह संधि 1961 में लागू हुई। इसमें धीरे धीरे कई देश जुड़ते गए। वर्तमान में इसमें 54 पक्षकार हैं। भारत वर्ष 1983 में इस संधि का सदस्य बना था। संधि के अनुसार अंटार्कटिका का उपयोग केवल शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए किया जाएगा। अंटार्कटिका से वैज्ञानिक परीक्षणों और परिणामों का आदान प्रदान किया जाएगा तथा इन्हें स्वतंत्र रूप से उपलब्ध करवाया जाएगा और इस महाद्वीप पर क्षेत्रीय संप्रभुता निष्प्रभावी रहेगी, अर्थात किसी देश द्वारा इस पर कोई नया दावा करने या मौजूदा दावे का विस्तार नहीं किया जाएगा। भारत सरकार के विद्युत मंत्रालय की एकीकृत विद्युत विकास योजना के तहत हिमाचल प्रदेश के सोलन में 50 किलोवाट पावर क्षमता के साथ सोलर रूफ टॉप संयंत्र का उद्घाटन किया गया है। ये एक सोलर रूफ टॉप परियोजना है जो हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड लिमिटेड द्वारा शुरू की गई है। यह परियोजना भारत सरकार की शहरी वितरण योजना में परिकल्पित गो ग्रीन पहल को और सुदृढ़ करेगी। उल्लेखनीय है कि विद्युत मंत्रालय ने 3 दिसंबर 2014 को एकीकृत विद्युत विकास योजना की शुरुआत की थी। इस योजना के घटकों में शहरी क्षेत्रों में सब ट्रांसमिशन और वितरण नेटवर्क को मजबूत करना, शहरी क्षेत्रों में वितरण ट्रांसफार्मर, फीडर और उपभोक्ताओं के लिए मीटर लगाना, पुनर्गठित त्वरित विद्युत विकास एवं सुधार कार्यक्रम के तहत वितरण क्षेत्र को IT सक्षम करना और वितरण नेटवर्क को मजबूत करना शामिल है। ई-कॉमर्स में अनुचित व्यापार प्रथाओं को रोकने के उद्देश्य से केंद्र सरकार ने उपभोक्ता संरक्षण नियम 2020 में कई संशोधनों को प्रस्तावित किया है। इस संशोधन प्रस्ताव का उद्देश्य ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म में पारदर्शिता लाना और नियामक व्यवस्था को और मजबूत करना है। प्रस्तावित नियम के तहत पारंपरिक ई-कॉमर्स फ्लैश सेल पर प्रतिबंध नहीं लगाया गया, लेकिन विशिष्ट फ्लैश सेल या बैक टू बैक बिक्री की अनुमति नहीं है, जो ग्राहक की पसंद को सीमित करती है, कीमतों में वृद्धि करती है और एक समान अवसर से रोकती है। बताते चलें कि फ्लैश सेल ई-कॉमर्स इकाई द्वारा ग्राहकों को लुभाने हेतु थोड़े समय के लिए दी जाने वाली छूट या प्रचार ऑफर है। प्रस्ताव के अनुसार ई-कॉमर्स कंपनियों को ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर उपभोक्ताओं की शिकायतों के निवारण के लिए स्थायी रूप से रहने वाली शिकायत अधिकारी और उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 नियमों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए एक मुख्य अनुपालन अधिकारी नियुक्त करना होगा। प्रत्येक ई-कॉमर्स इकाई को उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग के पास अपना पंजीकरण करवाना होगा ताकि उनकी वास्तविकता को सत्यापित किया जा सके। यह सुनिश्चित करने के लिए कि उपभोक्ता उस स्थिति में प्रतिकूल रूप से प्रभावित न हो जब विक्रेता सामान या सेवाएं देने में विफल रहता है। इसलिए प्रत्येक मार्केट प्लेस ई-कॉमर्स इकाई के लिए देयता का प्रावधान किया गया है। इन्हीं खबरों के साथ आज की अपडेट समाप्त होती है। नमस्कार।